दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सऊदी अरब में औरतें गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं? यही सवाल करण के मन में बार बार उमड़ता घुमड़ता रहता था। करण, जो एक हिंदुस्तानी नौजवान था, कुछ पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब गया था। वहां उसे ड्राइवर की नौकरी मिल गई। उसकी मालकिन, जो एक अमीर औरत थी, ने उसे अपनी गाड़ी चलाने के लिए रखा था। मालकिन का पति दूसरे देश में काम करता था और बहुत कम समय के लिए घर आता था। करण का काम मालकिन को हर जगह ले जाना और उनकी जरूरतें पूरी करना था। लेकिन एक चीज ने करण को हैरान कर दिया। मालकिन अक्सर उससे गुलाब जल और फिटकरी लाने को कहती थी, मगर खास बात यह थी कि वो बार बार ताकीद करती, देखो, ये बात मेरे पति से कभी मत कहना कि मैं तुम्हें गुलाब जल और फिटकरी लाने को कहती हूँ। ये बात विशाल को बहुत खटकने लगी। आखिर गुलाब जल और फिटकरी का वो करती क्या है, और वो भी इतनी चोरी छुपे। इसके अलावा वो इन्हें रात के समय ही क्यों इस्तेमाल करती थी? ये सवाल करण के दिमाग में गहराई से घर कर गया। एक तरफ वो अपनी मालकिन की तरफ आकर्षित होने लगा, तो दूसरी तरफ इस राज ने उसे बेचैन कर दिया। गुलाब जल और फिटकरी का ये रहस्य क्या है? क्या करण इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? दोस्तों, ये कहानी इतनी दिलचस्प और रोमांचक है कि आप अंत तक अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। तो बने रहिए, क्योंकि ये रहस्य आपको चौंका देने वाला है। आज मैं आपको एक बेहद दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक हिंदुस्तानी युवक करण की और सऊदी अरब की एक रहस्यमयी औरत की। इस कहानी में आपको रोमांच, इमोशन और कुछ अनोखे मोड़ देखने को मिलेंगे, जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे। यकीन मानिए, ये कहानी सुनकर ना केवल आपको मजा आएगा, बल्कि ये आपकी सोच को भी छुएगी। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करते हैं ये शानदार किस्सा। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला करण एक गरीब परिवार से था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका था और घर की सारी जिम्मेदारियां अब उसी के कंधों पर थी। उसकी माँ बीमार थी, छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा भी उठाना था, और बहन की शादी का सपना तो दूर की बात लगने लगा था। करण ड्राइवर था, लेकिन जो भी कमाता वो घर के खर्चों में खत्म हो जाता था। ना तो बचत हो पाती, ना ही परिवार की जरूरतें पूरी होती। करीबी दोस्त सऊदी अरब में काम करता था और वहां से अच्छी खासी कमाई कर रहा था। करण ने एक दिन उससे कहा, यार, अगर सऊदी अरब में मेरे लिए कोई नौकरी हो तो मुझे जरूर बताना। मैं अच्छी ड्राइविंग जानता हूँ और मेरे पास लाइसेंस भी है। यहाँ रहकर तो मैं कुछ भी नहीं बचा पा रहा। उस दोस्त ने करण की बात दिल पर ले ली और उसके लिए नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि सऊदी अरब में एक अमीर औरत को एक ड्राइवर की जरूरत है। यह सुनते ही उसने करण के लिए वीजा बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आखिरकार वीजा तैयार हुआ और करण ने सऊदी अरब जाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद करण अपना सामान बांधकर भारत से सऊदी अरब पहुंच गया। वहां उसने पहले दिन अपने दोस्त के घर पर बिताया। अगली सुबह उसका दोस्त उसे उस औरत के घर ले गया। वो औरत बहुत रईस थी और पहली नजर में ही उसकी शख्सियत से लगता था कि वो सख्त स्वभाव की होगी। जब उसने करण को देखा तो कुछ पल के लिए ठहर गई। उसने करण को सिर से पैर तक गौर से देखा। करण न केवल एक अच्छा ड्राइवर था, बल्कि वो हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त और आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। उसकी उम्र लगभग 28 साल थी और उसकी मजबूत कदकाठी ने उस औरत को प्रभावित कर दिया। कुछ देर तक सोचने के बाद वो औरत बोली, मुझे यह लड़का पसंद है। मैं इसे अपने ड्राइवर के तौर पर रखने के लिए तैयार हूं। उसने करण की सैलरी भी काफी अच्छी तय कर दी। यह सुनकर करण की आंखों में चमक आ गई। वो खुश था कि विदेश में कदम रखते ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उस दिन से करण का जीवन एक नए मोड़ पर आ गया।
उसे उम्मीद थी कि अब वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभा सकेगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे उसकी जिंदगी में और भी बड़े मोड़ आने वाले थे। करण को सऊदी अरब जाने से पहले कई डरावनी कहानियां सुनने को मिली थी। उसने सुना था कि वहां बहुत से लड़के अच्छा भविष्य बनाने का सपना लेकर जाते, लेकिन हकीकत में उनकी जिंदगी बकरियां चराने और तपते हुए रेगिस्तान में दिन भर मेहनत करने तक सिमट जाती है। बियाबान, जंगलों और जलती हुई धूप में बकरियों के पीछे दौड़ते हुए उनकी हालत दयनीय हो जाती थी। ये सब सुनकर कभी कभी करण के मन में डर बैठ जाता और वो सोचता, यार कहीं मैं भी ऐसी ही मुश्किलों में ना फंस जाऊं। लेकिन अपने घर की मजबूरियों ने उसे हिम्मत दी। माँ की बीमारी, भाई की पढ़ाई, बहन की शादी के सपने ने करण को सऊदी अरब जाने का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। साथ ही उसने उन लोगों के किस्से भी सुने थे जो सऊदी अरब जाकर अच्छी कमाई कर रहे थे। इन कहानियों ने उसके मन में एक नई उम्मीद जगाई। जब करण सऊदी अरब पहुंचा तो उसका नसीब अच्छा निकला। उसके दोस्त ने जो मेहनत की थी, उसकी बदौलत उसे एक अमीर औरत के घर पे ड्राइवर की नौकरी मिल गई। वो औरत काफी अमीर थी। करण को अपने घर के पास बने एक छोटे से क्वार्टर में रहने की जगह दे दी। उसने कहा, तुम यहीं रहो, जब भी मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। कभी मुझे शॉपिंग पर ले जाना हो, कभी राशन लाना हो या कहीं घूमने जाना हो, तुम्हारा काम होगा मुझे वहां ले जाना। बाकी समय तुम अपने क्वार्टर में आराम करो। करण ने राहत की सांस लगी। उसे लगा कि घर से निकलते ही उसकी जिंदगी सही दिशा में चल पड़ी। उसे नौकरी शुरू कर दी और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में करण के जीवन में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। जिस औरत के लिए करण काम कर रहा था, वो उसकी ही उम्र की थी, लगभग 27-28 साल। वो औरत बेहद खूबसूरत थी। जब भी वो गाड़ी में पीछे बैठती, करण का ध्यान बार बार पीछे के शीशे की ओर चला जाता। वो औरत देखने में इतनी आकर्षक थी कि करण की नजरें उससे हट ही नहीं पाती थी। उसका चेहरा मासूमियत और खूबसूरती का संगम था। उसकी पतली सजीव काया और सांचे में ढली हुई मूरत जैसे व्यक्तित्व ने करण को बेबस कर दिया। करण को खुद को नहीं पता चला कि वो कब अपनी मालकिन की तरफ खींचने लगा। जब भी वो औरत उससे कोई काम करने को कहती, वो बिना कुछ सोचे सिर झुकाकर हाँ कह देता। उसका दिन उस औरत को देखकर और उसकी बातों को सुनकर ही बनता। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस औरत ने करण से कहा, करण, हमें एयरपोर्ट चलना है, मेरे पति दूसरे मुल्क से आ रहे हैं। इस बात ने करण को झटका दिया। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। लेकिन नौकरी और जिम्मेदारी के चलते उसने खुद को संभाला और एयरपोर्ट के लिए चल पड़ा। जब करण एयरपोर्ट पहुंचा और उस औरत के पति को देखा तो उसे दूसरा झटका लगा। वो आदमी लगभग 55-60 साल का था। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थी और शरीर कमजोर दिख रहा था। विशाल को यह देखकर हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और जवान औरत ने इस उम्रदराज व्यक्ति से शादी क्यों की होगी। उसने मन ही मन सोचा, यह शादी खुशी से नहीं बल्कि किसी समझौते के तहत हुई होगी। इतनी खूबसूरत, कमसिन और मासूम औरत इस बूढ़े आदमी के साथ खुशी खुशी कैसे रह सकती है। ये सब देखकर करण के दिल में और भी सवाल उठने लगे। लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपा कर रखा और अपनी ड्यूटी निभाता रहा, जैसे कि सब कुछ सामान्य हो। बहरहाल उस औरत और उसके पति को गाड़ी तक पहुंचाकर दोनों मियां बीवी गाड़ी में बैठते हैं। करण गाड़ी चलाने लगता, लेकिन शीशे से उनकी हरकतें देखे बिना नहीं रह पाता। उसने देखा कि वो आदमी अपनी बीवी की बाहों में बाहें डाल चुका था। उसके हाथों को थामे हुए था और बड़े प्यार से कह रहा था, डार्लिंग, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि मुझे बाहर रहना पड़ता, मुझे तुम्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं करता, लेकिन बाहर जाना मेरी जिंदगी का हिस्सा है। पर इस बार मैं जितने दिन भी यहाँ हूं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर वक्त तुम्हारे पास रहूंगा, यहाँ रहकर कोई काम नहीं करूंगा, बस तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। उसकी बातें सुनकर और उसकी हरकतों को देखकर करण को अजीब लग रहा था। उस आदमी का अपनी पत्नी के साथ इस तरह व्यवहार करण को बहुत खटक रहा था। शीशे में उसकी हरकतें साफ दिख रही थी। वो आदमी ना सिर्फ उसकी बाहों में था बल्कि उसके गालों और सीने पर हाथ भी फेर रहा था। यह सब देखना उसके लिए असहनीय हो रहा था।
करण उस वक्त अंदर से उबल रहा था, उसके तन बदन में आग लग रही थी। ये बूढ़ा आदमी जो ना तो जवान था ना आकर्षक, आखिर इस खूबसूरत औरत को क्यों छू रहा था, क्यों उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था। और इससे बढ़कर वो करण की मौजूदगी को भी शर्म नहीं कर रहा था। आखिरकार जैसे तैसे उसने उन दोनों को उनके घर पर छोड़कर अपने क्वार्टर लौट गया। वहां आकर उसने खाना खाया और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उस औरत का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था, साथ ही उसके बूढ़े पति का चेहरा भी उसके दिमाग में घूम रहा था। वो लगातार यही सोच रहा था कि आखिर उस औरत ने उस 60 साल के बूढ़े आदमी से शादी क्यों की होगी, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, क्या वजह रही होगी कि उसने अपनी जिंदगी उस आदमी के साथ बांध ली। करण इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में खुद को परेशान करता रहा। कभी वो इस करवट लेटता, कभी वो उस करवट, तकिए को अपनी आंखों और मुंह पर रखकर सोने की कोशिश करता, लेकिन सब बेकार। रह रहकर यही ख्याल आता कि वो औरत शायद इस वक्त अपने पति की बाहों में होगी, वो आदमी शायद उसे प्यार कर रहा होगा, उससे बातें कर रहा होगा। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या उनके जिस्म पर कपड़े होंगे भी या नहीं, क्या वो इस वक्त एक दूसरे के और करीब होंगे। करण इन सवालों से पागल हो रहा था। करण के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल था। इसी कश्मकश और बेचैनी में सुबह हो गई, लेकिन उसका दिमाग अब भी सवालों के दलदल में उलझा हुआ था। सुबह जब करण अपनी मालकिन से पूछने के लिए उनके घर पहुंचता कि उन्हें कहीं जाना है या नहीं, तो बाहर लॉबी का दृश्य उसे हैरान कर देता। लॉबी में दोनों पति पत्नी आराम से बैठे हुए थे, लेकिन उनका बैठने का तरीका अजीब था। उस आदमी ने अपनी पत्नी को बाहों में भर रखा था, उससे बिल्कुल सट कर बैठा था और उसकी गर्दन पर हाथ रखा हुआ था और बार बार उसे चूम भी रहा था। उनकी स्थिति ऐसी थी मानो वह उसकी आंखों में आंखें डालकर प्यार से उसे निहार रहा हो और उसके होंठों के करीब जाने की तैयारी कर रहा हो। करण ने जैसे ही यह नजारा देखा, वो ठिठक गया। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति में क्या करे। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने जानबूझकर जोर से खांसने की कोशिश की ताकि उनका ध्यान उसकी तरफ जाए। उसके खांसने की आवाज सुनकर औरत थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और पहले की तरह उसे अपनी बाहों में पकड़े रखता। औरत ने धीरे से अपने पति से कहा, अरे थोड़ी तो शर्म करो, कम से कम नौकरों का ख्याल तो रखो, ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन उसका पति बेपरवाह था। वहां से वह, डार्लिंग ऐसी बातें कर रही हो, ये नौकर भी तो हमारे अपने ही हैं, ये कहीं जाकर बाहर तुम्हारी बात थोड़ी करेंगे। सब कुछ नॉर्मल है, आजकल के मॉडर्न जमाने में ये सब चलता है, तुम शर्माना बंद करो। इसके बाद वो आदमी जो अब भी अपनी पत्नी को बाहों में लिए हुए था, विशाल की तरफ देखता है और बड़े ही बेफिक्र अंदाज में पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है। करण अपनी झिझक को छिपाने की कोशिश करता हुआ कहता है, सर मैं मैडम से पूछने आया था कि उन्हें आज कहीं जाना है या नहीं। उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, आज तुम्हारी मैडम कहीं नहीं जाएगी, वो पूरा दिन मेरे साथ बिताएगी, क्योंकि मैं काफी दिनों बाद घर लौटा हूँ। अब जितना भी वक्त है वो मेरे साथ गुजरेगा, तुम्हारी आज छुट्टी है, चाहो तो कहीं घूमने चले जाओ, आराम करो, जब कोई काम होगा तो तुम्हें बुला लेंगे। उसकी ये बात सुनकर करण का गुस्सा अंदर ही अंदर उबलने लगा। वो भारी कदमों से वहां से निकलकर अपने क्वार्टर में लौट आया, लेकिन जो उसने देखा और सुना था वो उसके मन में बार बार गूंज रहा था। उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे, इतनी उम्र का ये बूढ़ा आदमी कितना बेशर्म है, उसने मेरी मौजूदगी में कोई परवाह नहीं की, अपनी पत्नी को इस तरह बाहों में जकड़े हुए मेरे सामने ही बैठा रहा। क्या उसे इतनी उम्र में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए? क्या उसे अपनी पत्नी से प्यार जताने के लिए मेरी गैर मौजूदगी का इंतजार नहीं करना चाहिए था? करण इन विचारों से खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि आखिर ये आदमी इतना बेपरवाह और बेशर्म कैसे हो सकता है। उसकी उम्र और उसके व्यवहार में कोई तालमेल क्यों नहीं था? ये ख्याल उसे परेशान कर रहा था और वो गुस्से में खुद को काबू करने की कोशिश करता रहा। कभी कभी खतरनाक ख्याल आता, क्यों ना उस बूढ़े आदमी का मर्डर कर दे।
लेकिन वह तुरंत अपने गुस्से पर काबू पा लेता, क्योंकि उसे सऊदी अरब के सख्त कानूनों के बारे में पता था। उसने सुन रखा था कि यहाँ की सजा बेहद कठोर होती है। अगर कोई हत्या करता तो उसकी सजा सीधी मौत होती है, खून के बदले खून। यहाँ तक कि अगर किसी को गलत नजर से भी देखा तो उसकी भी कड़ी सजा मिलती है। करण जानता था कि यह भारत जैसा कानून नहीं है, जहाँ कई बार अपराधी बच निकलते हैं। सऊदी अरब का कानून हर छोटी बड़ी गलती पर सख्ती से कार्रवाई करता है, इसलिए वो अपना गुस्सा दबा लेता और शांत रहने की कोशिश करता। कुछ ही देर बाद करीब 1 घंटा गुजर चुका था। करण अपने क्वार्टर में बैठा, वो आराम कर रहा था। तभी उसकी मैडम यानी वो औरत उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। करण जस का तस बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे देखकर वो तुरंत उठने और बैठने की कोशिश करता है, लेकिन मैडम उसे रोकते हुए कहती, नहीं नहीं करण, तुम लेटे रहो, मैं तो बस एक काम के लिए आई हूँ। ये सुनते ही करण एकदम से उठकर बैठ जाता और कहता है, मैडम बताइए क्या काम करना है। उस औरत ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और करण की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये पैसे लो, मेरे पति आज मुझे बाहर जाने नहीं देंगे। जब से वो घर आए हैं बस हर वक्त मुझे पकड़े रहते हैं, मैं बाहर निकल भी नहीं सकती, इसलिए तुम्हें ये काम करना होगा। करण थोड़ा चौंकता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वो औरत आगे कहती है, तुम इस पैसे को लेकर उस स्टोर पर जाओ जहां से मैं सामान खरीदती हूँ। वहां जाकर मेरा नाम लेना और कहना कि मैडम ने गुलाब जल और फिटकरी मंगाई है, वो तुम्हें दे देगा। और उससे ये भी कहना कि मेरे पति घर पर आ गए हैं, इसलिए गुलाब जल और फिटकरी की मात्रा दुगनी कर दे। करण यह सुनकर एक पल के लिए सुन रह जाता है। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। फिटकरी और गुलाब जल, आखिर इसका क्या करेगी मैडम? ये दोनों चीजें किस लिए चाहिए? वो अपने अंदर ही इस बात को लेकर परेशान होने लगता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस काम का मतलब क्या है, लेकिन वो मैडम से कुछ पूछ नहीं सका। उसने चुपचाप पैसे लिए और उस स्टोर पर जाने की तैयारी करने लगा। उसके मन में लगातार ये बात घूम रही थी कि आखिर मैडम ने फिटकरी और गुलाब जल क्यों मंगवाया? क्या है इसका उनके पति के साथ कोई संबंध है, या फिर वो किसी और वजह से है? इन सवालों का जवाब ढूंढने में दिमाग उलझा हुआ। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगता। फिटकरी और गुलाब जल, आखिर इसका क्या करेगी मैडम? ये दोनों चीजें किस लिए चाहिए? वो अपने अंदर ही इस बात को लेकर परेशान होने लगता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस काम का मतलब क्या है, लेकिन वो मैडम से कुछ पूछ नहीं सका। उसने चुपचाप पैसे लिए और उस स्टोर पर जाने की तैयारी करने लगा। उसके मन में लगातार ये बात घूम रही थी कि आखिर मैडम ने फिटकरी और गुलाब जल क्यों मंगवाया? क्या इसका उनके पति के साथ कोई संबंध है, या फिर ये किसी और वजह से? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आर्यन का दिमाग उलझा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि अभी उसे सिर्फ अपना काम करना है और सवालों को खुद तक ही रखना है। आर्यन के दिमाग में बार बार ख्याल आ रहा था, पति के आने के बाद मात्रा दुगनी कर देना, इसका आखिर क्या मतलब है? पर वो अपने विचारों को झटक कर स्टोर पर जाने के लिए निकल पड़ा। वो उसी दुकान पर पहुंचा जहां से उसकी मैडम अक्सर राशन और बाकी सामान खरीदा करती थी। इससे परेशान होकर उसने सोचा कि क्यों ना सीधे दुकानदार से ही पूछा जाए। वापस उसी दुकान पर गया। जैसे ही वो दुकानदार के पास पहुंचा, वो बूढ़ा दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, गुलाब जल और फिटकरी कम पड़ गई? क्या तुम्हारी मैडम ने तुम्हें दोबारा भेजा? आर्यन झिझकते हुए बोला, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये जानने आया हूं कि आखिर सऊदी अरब की औरतें गुलाब जल और फिटकरी का आर्यन ये सुनकर उलझन में पड़ गया। दुकानदार के जवाब ने उसके सवालों का हल नहीं किया, बल्कि उसके मन में और सवाल पैदा कर दिए। आखिर क्यों हर औरत गुलाब जल और फिटकरी की इतनी दीवानी है? इसका उपयोग किस लिए होता है? वो वापस अपने क्वार्टर में आया और बस इसी बात को सोचता रहा। उसके मन में सवालों का उमड़ घुमड़ लगा हुआ था और दूसरी तरफ वो अपनी मालकिन के ख्यालों में खोया हुआ था। उसने कई बार सोचा, सऊदी अरब का कानून बड़ा सख्त है,
अगर मेरी मालकिन को जरा सा भी शक हो गया कि मैं उस पर गलत नज़र रखता हूँ और उसने सरकार से मेरी शिकायत कर दी, तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन आर्यन क्या करता? उसका दिल उसके काबू में नहीं था। वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका था। एक तरफ उसका दिमाग कहता, आर्यन तू गलत कर रहा है, तू प्रदेश में कमाने के लिए आया है, तुझे अपनी मालकिन के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरी तरफ उसका दिल, जब भी वो अपनी मालकिन को देखता, उसकी मोहब्बत भरी नजरें खुद ब खुद उस पर टिक जाती। वो सोचता, काश मेरी मालकिन भी मेरे लिए प्यार जताए। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसकी मालकिन ने बताया कि उसका पति कुछ समय के लिए विदेश जा रहा है। उसके मन में ऐसा लगा जैसे उसकी कोई बड़ी लॉटरी लग गई हो। जब उसका मालिक विदेश चला गया तो अगले ही दिन मालकिन ने आर्यन से कहा, आर्यन मुझे शॉपिंग पर ले चलो। आर्यन खुशी खुशी उसे बाजार ले गया। शॉपिंग के बाद मालकिन ने कहा, चलो किसी कैफे में चलते हैं। दोनों एक फास्ट फूड कैफे पहुंचे। वहां उसने आर्यन से पूछा, बर्गर खाओगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे? आर्यन थोड़ा झिझकते हुए बोला, मैडम जैसा आप ठीक समझे। मालकिन ने 2 बर्गर और 2 कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे दिया। दोनों ने आराम से खाया पिया और फिर मालकिन ने कहा, आर्यन अब घर चल, पर उससे पहले मुझे एक खास स्टोर ले चलो। गुलाब जल और फिटकरी खत्म हो गई है, वही खरीदनी है। गुलाब जल और फिटकरी का नाम सुनते ही आर्यन का दिमाग चकरा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में हजारों वोल्ट का करंट दौड़ गया। वो सोचने लगा, गुलाब जल और फिटकरी, क्या ये किसी राज से जुड़ा हुआ है? ये पहेली थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। आर्यन इस सोच में डूबा रह गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और उसकी मालकिन की जिंदगी में क्या छिपा हुआ राज है। आर्यन ने कई बार अपनी मैडम से पूछने की कोशिश की, मैडम आखिर इस गुलाब जल और फिटकरी का आप करती क्या है? लेकिन हर बार उसे कोई सीधा जवाब नहीं मिला। कभी वो मुस्कुरा देती, कभी नजरें चुरा लेती और कभी कह देती, तुम इन चक्करों में मत पड़ो, ये औरतों की खास चीज है, तुम्हें जानकर क्या करना है। आज आर्यन ने ठान लिया था कि वो अपनी मैडम से इस बात का सच जरूर उगलवाएगा। उसने मन ही मन तय कर लिया, आज पूछ कर ही रहूंगा कि आखिर ये गुलाब जल और फिटकरी का चक्कर क्या है। अगर इसे इतनी ज्यादा जरूरत है तो क्यों ना एक बार मैं ज्यादा खरीद कर रख लूं। विशाल अपनी मैडम को स्टोर लेकर गया। वहां मैडम ने गुलाब जल, फिटकरी और अन्य घरेलू सामान खरीदा। लेकिन आज का नजारा अलग था। मैडम ने पिछली सीट पर बैठने के बजाय सामने वाली सीट यानी ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठने का फैसला किया। आर्यन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। गाड़ी चलाते हुए आर्यन ने आखिर हिम्मत जुटाई और मैडम से कहा, मैडम अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मैडम ने बिना किसी उत्सुकता के कहा, बोलो क्या बात है? आर्यन ने कहा, मैडम मैंने मालिक को देखा है, आप और उनका कोई मेल नहीं बैठता। मुझे नहीं लगता कि आपने अपनी मर्जी से उनसे शादी की होगी। जरूर कोई मजबूरी रही होगी जो आपको उनसे शादी करनी पड़ी। आप इतनी खूबसूरत हैं, जवान हैं और मालिक तो खूबसूरत भी नहीं है, उम्र में भी आपसे दुगने बड़े हैं। आगे ऐसी क्या वजह रही होगी? आर्यन की ये बात सुनते ही मैडम का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने गाड़ी में ही उसकी तरफ घूरते हुए कहा, तुम अपने काम से काम रखो, नौकर हो, अपनी हैसियत में रहो, औकात में रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। मैडम के इन कठोर शब्दों ने गाड़ी के भीतर सन्नाटा भर दिया। आर्यन को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे मैडम इतना नाराज हो गई। वो खामोशी से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन उसके दिल में अब कई नए सवाल खड़े हो गए थे। मैडम ने गुस्से में कहा, मेरी जिंदगी में दखल देने का या उसमें झांकने का तुम्हें कोई हक नहीं है। जिस काम के लिए तुम रखे गए हो उसे करो और चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो। अगर फालतू मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश करोगे तो इसका तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। यह सुनते ही आर्यन जैसे पत्थर का हो गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
उसने सोचा जो मालकिन मुझ पर इतना प्यार लुटाती थी, जो अभी अभी मुझे कैफे में ले गई, बर्गर खिलाया, पेप्सी पिलाई और कपड़े खरीदते समय मुझसे मेरी राय पूछती थी, क्या वही मालकिन है? आर्यन अब तक ये मान चुका था कि शायद उसकी मालकिन भी उसमें रुचि लेने लगी है, लेकिन आज सिर्फ एक सवाल पूछने पर उन्होंने उसकी औकात याद दिला दी। उसके मन में जो उसकी मालकिन की एक आदर्श छवि थी, अब वो पूरी तरह धुंधली हो चुकी थी। आर्यन चुपचाप उन्हें उनके घर छोड़कर अपने क्वार्टर लौटा। बिस्तर पर लेटते हुए वो सोचने लगा, क्या मैंने उनकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया था? क्या मैंने कोई ऐसा सवाल कर दिया जिससे वो तिलमिला उठी? मुझे उनसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। तरह तरह की बातें सोचते सोचते आर्यन कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब आर्यन उठा तो उसने देखा कि उसकी मालकिन उसके क्वार्टर के दरवाजे पर खड़ी है। उन्होंने कहा, आर्यन बहुत देर हो गई, तुम्हें सोते सोते, क्या रात को देर से सोए थे? मुझे शॉपिंग कराने नहीं ले चलोगे? आर्यन कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप उठकर हाथ मुंह धोने लगा। बिना नाश्ता किए उसने गाड़ी निकाली और अपनी मालकिन को शॉपिंग के लिए लेकर चल दिया। कपड़े की दुकान पर पहुंचकर मालकिन ने एक ड्रेस उठाई और आर्यन से पूछा, आर्यन, ये ड्रेस कैसी लग रही है? इस बार आर्यन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैडम, ये आपको पहनना है, आपकी मर्जी, मैं कौन होता हूं ये तय करने वाला? आप मेरे लिए ड्रेस तो खरीद नहीं रही कि मुझे दिखाने के लिए पहनेंगी। आपको ये सवाल मालिक से पूछना चाहिए, क्योंकि ड्रेस खरीदने के बाद आप उन्हें ही दिखाएंगी। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं ये तय कर सकूं कि आप पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। आर्यन की बात सुनकर मालकिन को तुरंत समझ आ गया कि वो उसे ताना मार रहा है। उन्होंने चुपचाप ड्रेस दुकानदार को वापस दे दी और कुछ भी खरीदे बिना गाड़ी में जाकर बैठ गई। आर्यन ने महसूस किया कि मैडम बुरा मान गई हैं। वो भी चुपचाप गाड़ी में बैठा और गाड़ी घर की ओर चलाने लगा। गाड़ी में कुछ देर सन्नाटा रहा। थोड़ी देर बाद खामोशी तोड़ते हुए मालकिन ने कहा, आर्यन, तुम्हारा अंदाजा सही है, मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की, ये एक मजबूरी और समझौता था। आर्यन ने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने आगे बताया, मुझे याद भी नहीं कि मेरे माँ बाप कौन थे। बचपन में मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। उसके बाद मुझे एक अंग्रेज औरत ले पाला। वो मुझे अच्छा खाना देती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे जल्दी से जल्दी बड़ा और जवान बनाने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ये सब सुनकर हैरान रह गया। उसे पहली बार महसूस किया कि उसकी मालकिन के पीछे छिपी कहानी में बहुत गहरा दर्द है, जिसे वो अब तक समझ नहीं पाया था। जब मैं जवान हुई, लगभग 14-15 साल की, तब मुझे पता चला कि वह जो मुझे इतना खिलाती पिलाती थी और मेरे ऊपर इतना मेहरबान थी, वो अक्सर मुझसे धंधा कराने के चक्कर में थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वो मुझसे जिस्म फरोशी का धंधा कराएगी। मैं बड़ी हैरान और परेशान थी कि क्या करूं। मैं इस काम को नहीं करना चाहती थी। वो औरत मेरी खूबसूरती से, मेरे जिस्म से पैसा कमाना चाहती थी। उसका जो इरादा था वो तो अपने इरादे पर अटल थी। उसने मेरी एक नहीं सुनी और फिर उसने उसने फिर मेरी बोली लगा दी। सबसे पहला जो मेरा ग्राहक था वो यही तुम्हारे मालिक थे जो मेरे पास आए थे। पहली बार जब किसी लड़की की बोली लगती है, पहली बार कुंवारी लड़की को जब कोई खरीदता है, तो वो उसके लाखों रुपए अदा करता है। तुम्हारे मालिक ने भी लाखों रुपए देकर मुझे एक रात के लिए खरीद लिया था। जब तुम्हारे मालिक मेरे पास आते हैं तो मैं उनको देखकर रोने लगती, क्योंकि वो मेरी उम्र से डबल थे, तंदुरुस्ती भी उनकी अच्छी खासी थी। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मेरे साथ ये मत करो, ये पाप है और मुझे पाप करने से बहुत डर लगता है, मैं गुनाह से डरती हूँ। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी कीमत दी है, तुम एक वेश्यावृत्ति के धंधे में हो और ये काम तो आज के बाद तुम करोगी। आर्यन की मालकिन कहती है कि मुझे मर्दों से बड़ा डर लगता था। मैं इतनी तो समझदार हो ही गई थी कि मुझे पता था कि जब हर रात कोई ना कोई मर्द आएगा और मुझ पर अपनी मर्दानगी दिखाएगा, कोई मेरे साथ जबरदस्ती करेगा, कोई मेरे जिस्म को नोचे, कोई मुझे मारेगा। ये सारी बात सुनकर मैं डर जाती, कांपने लगती। मैंने तुम्हारे मालिक से हाथ जोड़कर कहा कि तुम ये सब मेरे साथ
करना ही चाहते हो तो एक सिस्टम के साथ करो। इस तरह से पाप मत करो। मुझे इस औरत से खरीद लो और जिंदगी भर के लिए अपनी गुलाम बना लो। अब मुझसे शादी कर लो। मुझसे शादी करोगे तो जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगी। तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी, जिस तरह से कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार रहूंगी। तुम्हारा मालिक मुझसे कहता है, क्या भरोसा है कि शादी के बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? मेरी उम्र तो पहले ही ज्यादा हो चुकी है और तुम अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं होगी। आने वाले समय में मेरी उम्र और ढल जाएगी, लेकिन तुम्हारी जवानी अपने पूरे शबाब पर होगी। उस वक्त अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो मैं क्या करूंगा? मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक औरत जो पाप करने से डरती है, जिसके दिल में अल्लाह और ईश्वर का खौफ होता है, वो अपने पति या शौहर से कभी भी बेवफाई नहीं कर सकती। सब कुछ सिर्फ जिस्म की भूख नहीं होती। अगर तुम मुझे इस गंदगी और पाप के दलदल से बाहर निकाल लो तो मैं वादा करती हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी, ना ही उफ तक कहूंगी। मेरी बात सुनकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने फैसला किया और उस आदमी के पास गया जो मेरा मालिक था। उसने उससे मेरी आजादी की कीमत पूछी। मालिक ने जो भी रकम मांगी उसने उसे देने का मन बना लिया। तुम्हारा मालिक वो रकम अदा करता है और मुझे उस जगह से अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वह मुझसे शादी कर लेता है। शादी के बाद जब वो मुझे अपने घर लेकर आता है तो उसकी पहली पत्नी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती। वो झगड़ा शुरू कर देती है और साफ कहती है, मैं इस औरत को अपने साथ नहीं रख सकती। इस पर तुम्हारा मालिक उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम्हें हमेशा से विदेश जाने की ख्वाहिश थी। बार बार तुम मुझसे कहती थी कि दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहती हो, तो मैं तुम्हें वही सेटल कर देता हूं। इसके बाद वो अपनी पहली पत्नी को विदेश में बसाने का इंतजाम कर देता। उसकी पत्नी ये शर्त रखती है कि तुम्हारा मालिक महीने में 22 दिन उसके पास रहेगा। इस समझौते के बाद वो एक महीने में सिर्फ 8 दिन के लिए मेरे पास आता है और फिर वापस चला जाता है। हालांकि मैं उसकी पत्नी हूं, लेकिन मैं उससे खुश नहीं हूं, ना ही मैं उसे अपना आदर्श मानती हूं और ना ही मैं खुशी से उसके साथ रातें बिताती हूं। ये सब सिर्फ एक समझौता था, लेकिन बावजूद इसके मैं अपने पति से वफादारी निभाती हूँ, चाहे मैं उसे पसंद करूं या नहीं। पर मैं कभी भी अपने शौहर से बेवफाई नहीं कर सकती। आर्यन, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैंने तुम्हारी नजरों में पढ़ लिया। एक औरत मर्द की नजरों में छिपे भावों को आसानी से पहचान सकती है। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए जो मोहब्बत देखी है वो समझ गई थी। शायद यही वजह है कि तुम बार बार मेरे और मेरे शौहर के रिश्तों के बारे में पूछते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें ये साफ साफ बताना चाहती हूँ कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं अपने शौहर के साथ कभी बेवफाई नहीं कर सकती। ये मेरा उस रिश्ते के प्रति फर्ज और मेरी ईमानदारी है। अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि मैं अपने शौहर को छोड़कर तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाऊंगी या तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी, तो इसे अभी और यहीं भूल जाओ। अपने दिमाग से ये बात पूरी तरह निकाल दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने अपने पति से वादा किया था जब उन्होंने मुझे उस गंदगी और पाप के दलदल से बाहर निकाला था। मैंने उनसे कहा था कि जिंदगी में चाहे मुझे यौन सुख मिले या ना मिले, चाहे मेरे दिल में कैसी भी भावनाएं हों, लेकिन मैं उनके साथ कभी बेवफाई नहीं करूंगी। जब मेरा शौहर विदेश से लौटता है तो मैं उसकी खुशी के लिए खुद को सजाती हूँ, तैयार होती हूँ। जब वो विदेश में होता है तो उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से नई नई ड्रेस खरीदती हूँ। और जब वो हफ्ते भर के लिए मेरे पास आता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो खुश रहे। चाहे मैं अंदर से खुश हूं या नहीं, ये मायने नहीं रखता। मेरे लिए उसकी खुशी पहल है। इसलिए तुम्हारे दिल में जो भी ख्याल मेरे लिए चल रहे हैं उन्हें अब भूल जाओ। मैं तुम्हारे बारे में कभी ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे लिए मेरे शौहर से बेवफाई करना नामुमकिन है। आर्यन, जब मैंने ये सब कहा तो तुम्हारे चेहरे पर बदलाव साफ दिखा। तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई मोह या लालसा नहीं, बल्कि सम्मान पैदा हो गया। शायद तुमने समझ लिया कि एक औरत अपने वादे के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और कहा, मालकिन, अब मैं आपको उस नजर से कभी नहीं देखूंगा। आज से मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और बढ़ गई है। यह इज्जत पाक और पवित्र है।
मेरे मन में जो भी ख्याल थे मैंने उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप उस फिटकरी और गुलाब जल का क्या करती हैं? उसका यह सवाल सुनकर मालकिन हल्के से मुस्कुरा दी, जैसे इसका जवाब सिर्फ उसके दिल में ही छुपा हो। आर्यन से मुस्कुराकर मालकिन कहती है, तुमने देखा होगा सऊदी अरब की औरतें अक्सर अपना चेहरा ज्यादा किसी के सामने नहीं खोलती, लेकिन अगर तुमने कभी उनका चेहरा देखा हो तो वो बेहद खूबसूरत होती है। उनके चेहरे पर हमेशा एक नेचुरल लाली और चमक होती है। उनके चेहरे पर दाग धब्बे या कोई निशान ना के बराबर होते हैं। हम सऊदी औरतें अपनी त्वचा का खास ख्याल रखती हैं। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले हम फिटकरी को बारीक पीस कर उसमें गुलाब जल मिलाते हैं। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर 15-20 मिनट तक लगाते हैं और फिर धो लेते हैं। यह हमारा रोजाना का नियम है, बिना नागा। यही कारण है कि हमारे चेहरे पर हमेशा ये चमक और निखार बना रहता है। आर्यन, जिस चेहरे को देखकर तुम फिदा हो गए, ये खूबसूरती फिटकरी और गुलाब जल की वजह से। सऊदी अरब में औरतों में शायद ही किसी के चेहरे पर दाने, मुहांसे या झाइयां मिले। यही हमारी खूबसूरती का राज। आर्यन ये सुनकर थोड़ा चौंकता है और कहता है, ओह, तो ये सब चेहरे के लिए है। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मेरे दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे। लेकिन अगर ये इतना साधारण है तो आप इसे छुपाती क्यों है? मालकिन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, औरत अपनी खूबसूरती का राज कभी भी सबके सामने उजागर नहीं करती। ये उसकी खास बात होती है। हम जो चीजें अपनी खूबसूरती के लिए करते हैं, उन्हें ढिंढोरा पीटकर सबको नहीं बताते। ये एक राज की बात होती है, इसलिए मैंने तुमसे भी पहले ये बात नहीं बताई। उस दिन के बाद से आर्यन ने अपनी मालकिन को और भी ज्यादा इज्जत की नजर से देखना शुरू कर दी। जहां भी वो जाने को कहती वो खुशी खुशी जाता, और अब वह जान चुका था कि सऊदी अरब की औरतों की खूबसूरती का राज गुलाब जल और फिटकरी का ये साधारण लेकिन प्रभावी नुस्खा। और दोस्तों, अब आपको भी ये राज पता चल गया होगा। गुलाब जल और फिटकरी को मिलाकर चेहरे पर लगाने से न सिर्फ चेहरे पर ग्लो आता है, बल्कि दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द हाजिर होता हूँ एक और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सा ध्यान रखें। खुश रहें। जिंदगी जिंदाबाद।